क्या आप भी चाहते हैं कि आपका म्यूचुअल फंड आपको रेगुलर कैश फ्लो देता रहे मंथ ऑन मंथ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हैं कि आप ये ऑप्शन कैसे अचीव करें? आईडीसीडब्ल्यू के साथ जाएं या फिर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के साथ जाएं? आज हम बात करेंगे इन दोनों ऑप्शंस के बारे में और ये जानेंगे कि इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है, कौन सी ऑप्शन में ज्यादा कैपिटल बिल्डिंग हो सकती है और आप लाइफ की किस स्टेज में हैं तो आपको कौन सी ऑप्शन लेनी चाहिए। मैं हूं सीए हेमंत गुप्ता और आज हम डिकोड करेंगे आईडीसीडब्ल्यू एंड एसडब्ल्यूपी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईडीसीडब्ल्यू से। आईडीसीडब्ल्यू क्या होता है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल विड्रॉल। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? ये एक डिविडेंड प्लान है जिसमें जो आपका फंड मैनेजर होता है उसके पास जो भी सरप्लस अमाउंट अवेलेबल होता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस, उस अमाउंट को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपने यूनिट होल्डर के पास। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे क्या होता है कि आपकी एनएवी अमाउंट कम हो जाती है, आपके यूनिट्स वहीं के वही रहते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस कहाँ से आता है? आपके फंड मैनेजर के पास उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करी होती है, वो इन्वेस्टमेंट चाहे इक्विटी में हो या डेट में हो, तो वहां से उनको कुछ डिविडेंड आ रहा होगा, कुछ इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी, या फिर वो टाइम टू टाइम वो इन्वेस्टमेंट को बेचते रहते हैं सो दैट वहां से कुछ सरप्लस जनरेट हो सके इन फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन। तो वहां से जो सरप्लस आता है वो आपका फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि हम इसको एज ए डिविडेंड पे आउट कर देंगे। तो डिविडेंड जब वो पे आउट करेंगे तो टू दैट एक्सटेंड आपकी एनएवी कम हो जाएंगी, आपका प्रिंसिपल या आप उसको समझें कि आपके जो इनिशियल यूनिट्स है वो वहीं के वहीं उसी लेवल पे रहेंगे, बस एनएवी कम हो जाती है। अब इसके कंपैरिजन में एसडब्ल्यूपी की मैं अगर बात करूं तो एसडब्ल्यूपी में क्या होता है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी होती है वो नेचुरली टाइम टू टाइम ग्रो होती रहती है। आप उसमें एक सिस्टमैटिक वे में डिसाइड करते हैं कि मुझे इतना एक्स अमाउंट चाहिए मंथली फ्रीक्वेंसी पे या क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी पे, हाफ ईयरली फ्रीक्वेंसी पे, जो आपके फंड से वो डेबिट होके आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, आपके यूनिट बेच दिए जाएंगे एसडब्ल्यूपी में और पैसा आपको दे दिया जाएगा। तो ये तो एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में, आईडीसीडब्ल्यू में ना एसडब्ल्यूपी में। तो क्या इतना डिफरेंस जानना हमारे लिए काफी है ये डिसीजन लेने के लिए कि हम दोनों में से किस ऑप्शन के साथ जाएं? इसका आंसर है नहीं, जो कि आपको भी पता है। तो हम ये समझते हैं कि इन दोनों के पीछे खेल क्या है और हमें क्या ऑप्शन लेनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही ऑप्शन हमारे लिए अच्छी हो या कोई ऐसी ऑप्शन जो आज अच्छी है कल भी अच्छी रहे? तो हम ये समझेंगे कि हम ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करें और हम लाइफ की किस स्टेज पे हैं, जिस स्टेज पे हमें कौन सी ऑप्शन ज्यादा बेटर रिटर्न देगी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड इन टर्म्स ऑफ बेटर टैक्स सेविंग। ये समझने के लिए कि हम कौन सी ऑप्शन लें, उसके पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इनकम टैक्स कैसे इन दोनों ऑप्शंस के लेने या ना लेने के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। तो आईडीसीडब्ल्यू की मैं बात करूं, जो आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके फंड मैनेजर, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्योरली डिविडेंड माना जाता है। आपका वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, जो कि आपकी रेलिवेंट टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्सेबल होता है। आप अगर 5% की स्लैब में तो 5% लगेगा, 30% की है तो 30% लगेगा, प्लस जो भी एप्लीकेबल सरचार्ज, एजुकेशन सेस वगैरह वो सब लगेंगे। अब इसके कंपैरिजन में मैं एसडब्ल्यूपी की बात करूं तो एसडब्ल्यूपी में क्या होता है कि आप अपने यूनिट्स बेचते हैं। जब वो यूनिट्स बेचते हैं तो वो यूनिट लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। जब वो लॉन्ग टर्म होंगे तो आपको 12.5% टैक्स लगेगा, जब वो शॉर्ट टर्म होंगे तो 20% टैक्स लगेगा आपको। प्लस लॉन्ग टर्म में आपको 1.25 लाख की एक एग्जेम्पशन लिमिट भी मिलती है कि जहां तक कोई टैक्स नहीं है। तो अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि यार जब 30% टैक्स देना है मुझे आईडीसीडब्ल्यू में और यहाँ पे 12.5 या मैक्सिमम 20% ही टैक्स लग रहा है, तो मुझे क्या ऐसा दिमागी दौरा पड़ रहा है कि मैं 30% टैक्स ब्रैकेट में चला जाऊं? तो इस वीडियो की क्या जरूरत है? ये तो नो ब्रेनर्स है, आप एसडब्ल्यूपी में जाओ। तो इसका आंसर है कि नहीं, आपको सोचने की जरूरत है, एक पॉज लेने की जरूरत है और ये डिसाइड करने की जरूरत है कि मेरे लिए दोनों में से कौन सी ऑप्शन बेटर है। अब मैं ये आपको समझाता हूँ कि आप दोनों में से कौन सी ऑप्शन आपने सिलेक्ट करनी है, कैसे सिलेक्ट करनी है और कब सिलेक्ट करनी है। आइए अब एग्जांपल लेते हैं एक ऐसे पर्सन का जिसकी इनकम है सिर्फ 40 से 50 हजार रुपए, साल की इनकम उसकी 6 लाख रुपए हो गई मैक्सिमम। अब आज की डेट में आपको पता है कि 12 लाख रुपए की इनकम तक मेरे ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास 6 लाख की नॉर्मल मेरी इनकम आ रही है तो 6 लाख की मैं दूसरी इनकम जो मे बी डिविडेंड की फॉर्म में आईडीसीडब्ल्यू से मैं ले सकता हूं, उस पर मुझे कोई टैक्स नहीं देना। इवन दो आईडीसीडब्ल्यू उस पर 10% टीडीएस काटता है आपको डिविडेंड देने से पहले, बट वो आपको रिफंड आ जाएगा। वो एक क्वेश्चन में नहीं है, वो पॉइंट ऑफ कंटेंशन बिल्कुल नहीं है। पॉइंट ये है कि अगर मेरी नॉर्मल इनकम लेटर से 6 लाख है या मेरी बिल्कुल भी इनकम नहीं है तो अप टू 12 लाख मुझे 1 रुपए का टैक्स नहीं देना। मुझे रेगुलर इनकम आती रहेगी आईडीसीडब्ल्यू से वाले म्यूचुअल फंड से। तो उस केस में जब मुझे टैक्स ही नहीं देना तो मैं क्यों फिर 12.5% टैक्स भरूं कैपिटल गेन का, या मैं 20% टैक्स भरूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का। माइंड यू, आपकी इनकम अगर 12 से कम भी है तो भी आपको कैपिटल गेन टैक्स तो देना ही पड़ेगा, उसमें कोई रियायत नहीं है आपके साथ। अब इसके काउंटर में हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप ऑलरेडी 30% की ब्रैकेट में है। अब अगर आप आईडीसीडब्ल्यू में डिविडेंड लेंगे तो आपको नेचुरली वो भी 30% पे टैक्स देना पड़ेगा। तो उस केस में आप आईडीसीडब्ल्यू क्यों लेंगे? आपको ये डिसाइड करना है कि जब मैं ऑलरेडी 30% की ब्रैकेट में हूं तो मैं एसडब्ल्यूपी क्यों ना लूं। मैं एसडब्ल्यूपी लूंगा, वहां पे मुझे मैक्सिमम 20% टैक्स देना है, लॉन्ग टर्म होगा तो मुझे और कम टैक्स देना है, तो मुझे वहां पे फायदा है। तो उस केस में मैं एसडब्ल्यूपी चूज करूंगा इंस्टेड ऑफ आईडीसीडब्ल्यू।
तो मुझे यहाँ पे टैक्सेशन का इंटरप्ले देखना दोनों चीजों में कि मुझे टैक्स एफिशिएंसी कहाँ पे मिल रही है। अब इसमें एक पॉइंट और छोटा सा ध्यान रखने की बात है जो टैक्सेशन से रिलेटेड नहीं है। सपोज आपने आईडीसीडब्ल्यू की ऑप्शन ली हुई है और मार्केट बिल्कुल ही क्रैश हो रही है। अब क्योंकि जो आपका फंड मैनेजर है वो डिस्ट्रीब्यूटेबल सरप्लस आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो इस केस में कोई सरप्लस तो मिल नहीं रहा होगा उसको, कि मार्केट्स क्रैश हो रही हैं, वो इनकम अर्न नहीं कर पा रहा होगा या कर भी पा रहा होगा, इंटरेस्ट डिविडेंड वो बहुत कम होगा, तो आपको कम डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेकिन आपकी कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगी क्योंकि वो बेचेगा नहीं उसको। लेकिन अब एसडब्ल्यूपी में आओ, एसडब्ल्यूपी में आप बोलोगे कि भैया मुझे तो अपना इस महीने की 5 तारीख को 10,000 रुपये चाहिए। अब मार्केट चाहे क्रैश हो रही हो चाहे मार्केट रैली कर रही हो, बट आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। क्रैश हो रही होगी तो आपका कैपिटल पोर्शन ज्यादा रेटिंग होगा, यूनिट ज्यादा तेजी से आपके रिड्यूस होंगे, लेकिन आपको 10,000 फिक्स मिलता रहेगा। तो वहां पे इन ए वे आप लॉस उठा रहे हैं। आईडीसीडब्ल्यू में इन ए वे आप लॉस उठा नहीं रहे, लॉस हो रहा है लेकिन आपने रियलाइज नहीं कर रहे उस लॉस को। एसडब्ल्यू में उस लॉस को रियलाइज कर रहे हैं। तो ये दोनों में भी डिफरेंस है इसके अंदर। दूसरा डिफरेंस मैं ये बोलूंगा इसके अंदर कि आईडीसीडब्ल्यू में क्या है कि जितना भी पैसा आ रहा है, आपने सपोज बोला आईडीसीडब्ल्यू में, हालांकि आईडीसीडब्ल्यू में आप चूज नहीं कर सकते कि रेगुलर कितना पैसा मिले, बट लेट अस से आपको आईडीसीडब्ल्यू में भी हर महीने के हिसाब से 10,000 मिल रहा है, साल में ओवरऑल आपको कैसे भी करके 1,20,000 मिला है, तो 1,20,000 पूरा का पूरा आपका डिविडेंड इनकम है। उस पर जो भी स्लैब आएगी आपको टैक्स देना है उसके ऊपर। अब एसडब्ल्यूपी में आओ, एसडब्ल्यूपी में भी आपने बोला कि मुझे हर महीने 10,000 रुपये चाहिए, 10,000 मिल रहे हैं आपको, लेकिन क्या 10,000 का 10,000 आपका टैक्सेबल है? बिल्कुल नहीं। जब वो 10,000 के यूनिट रिडीम होंगे तो उसमें कुछ कॉस्ट ऑफ परचेज भी तो साथ में रिडीम हो रही है आपकी। वो कॉस्ट ऑफ परचेज कहाँ जाएगी? वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी जो रिडम्पशन अमाउंट है। तो आपने 10,000 रिडीम किए, मे बी गेन 2,000 होगा, मे बी 5,000 होगा, मे बी 8,000 होगा, बट जितना गेन होगा उतना ही टैक्स देना है आपने, तो वहां बच गए। अब आप सोचोगे कि डिविडेंड वाले ऑप्शन में भी तो मैंने पैसा दिया था, उस पैसे का क्या हुआ? तो देखिए वो पैसा तो आपको वापस मिल नहीं रहा, आपको सिर्फ डिविडेंड मिल रहा है। वो पैसा आपको कब वापस मिलेगा? लेटेस्ट से आपने 10 लाख रुपए जमा कराए हुए हैं, अब वो पैसा आपको डिविडेंड आता जा रहा है, हर साल उस डिविडेंड को एंजॉय करते जा रहे हैं। अब लास्ट में किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको लगा यार अब मुझे पैसा वापस चाहिए। अब उस 10 लाख की वैल्यू लेटेस्ट से 12 लाख है। आपने बोला मेरा रिडीम कर दो, मुझे बस खत्म करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने 12 लाख लिए, तो जब वो 2 लाख आपको मिलेगा, आपको वो 2 लाख आपका कैपिटल गेन माना जाएगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म में आए या लॉन्ग टर्म में आए, जो भी पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से। लेकिन आप अपना मन बना रहे हैं कि नहीं मुझे तो रिडीम करना है, और आपने अभी रिडम्पशन की अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करी, लेकिन उसके एक दिन पहले ही आपके फंड मैनेजर ने वो 12 लाख जो वैल्यू होगी थी फंड की, उसको रियलाइज करा फंड वैल्यू को, और आपको 2 लाख रुपए का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब फिर से 10 लाख प्रिंसिपल बच गया आपका। तो जब आप 10 लाख रिडीम करने जाओगे तो आपको 10 ही मिलेगा, हो सकता है 10 से कम भी मिले मार्केट फोर्सेस की वजह से। पर जब 2 लाख एज ए डिविडेंड हो गया है, वो फिर कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा, वो फिर अगेन डिविडेंड माना जाएगा, आप स्लैब के हिसाब से टैक्स दोगे। तो ये तो फर्क हो गया कि डिविडेंड में आप कैसे टैक्स दोगे और एसडब्ल्यूपी में आप कैसे टैक्स दोगे, कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट होगा, और जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अब हम अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें कि दोनों में से क्या लेना चाहिए, किसे लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, तो ये ऐसी चीज नहीं है कि आप सोचो कि एसडब्ल्यूपी ही मेरे लिए अच्छा है या आईडीसीडब्ल्यू ही मेरे लिए अच्छा है। आपको डिफरेंट लाइफ स्टेजेस पे, डिफरेंट इनकम लेवल पे दोनों में से पिक एंड चूज कर सकते हो। एज ए थंब रूल मैं बात करूं, अगर आप लो इनकम ब्रैकेट में आ रहे हो तो आपके लिए आईडीसीडब्ल्यू बहुत अच्छा है। आपको क्योंकि टैक्स इफेक्टिवली कुछ नहीं लगेगा, आप जो पैसा आ रहा है, प्रोवाइडेड वो पैसा आपको रेगुलर अपनी डेली दिनचर्या में या मंथली जो एक्सपेंडिचर है उसमें वो आपको लगेगा, वो पैसा वो चाहिए तो आप उसको यूज करो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को अपनी कैपिटल भी ग्रो करनी है और मैं हायर टैक्स ब्रैकेट में आ रहा हूँ, तो आप एसडब्ल्यूपी में जाओ, आप थोड़ा थोड़ा पैसा विड्रॉ करो, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, आप उस पर जो भी कैपिटल गेन आता है उस पर टैक्स दो, बट मेजर पोर्शन आपका इन्वेस्टेड रहेगा मार्केट में, और आपको क्योंकि पैसे की जरूरत नहीं है तो वो ग्रो भी होता रहेगा लॉन्ग टर्म में। तो उस केस में आप हायर टैक्स ब्रैकेट से भी बचोगे, पैसा भी ग्रो होता रहेगा, और मे भी फ्यूचर में जब आप कभी रिटायर करो, आपकी और इनकम ना हो या कम हो, आप थ्रेशोल्ड से नीचे वाली इनकम में एज ए डिविडेंड की फॉर्म में लो, आप उसको और अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ क्लब करके देख सकते हो। मे बी आपने एनपीएस में इन्वेस्ट कर रखा हो, वहां से पेंशन आए, आपकी कोई और पैसिव इनकम आ रही हो, एफडी का इंटरेस्ट हो, उन सब के साथ आप क्लब करके देखो कि कितने पैसे को मैं आईडीसीडब्ल्यू में डाल सकता हूँ उस टाइम पे। आप वो डालो और लो, इसको एंजॉय करो उस पैसे को टैक्स फ्री विद इन द थ्रेशोल्ड लिमिट। लेकिन आप अगर आप लो इनकम ग्रुप में अभी से हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं, उस केस में आप क्या करोगे कि आप अपना आईडीसीडब्ल्यू में जाओ। आईडीसीडब्ल्यू में आपको एक टैक्स फ्री इनकम मिलती रहेगी एज लॉन्ग एज यू बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट, और उसके बाद भी आप एक लोअर थ्रेशोल्ड का फायदा तो उठा ही सकते हो, 5%, 10%, 20%। उसके ऊपर आप जाओगे तो देन शिफ्ट इट टू एसडब्ल्यूपी मोड। एंड लास्टली अगर आप सोचो तो आईडीसीडब्ल्यू इज मोर ऑफ ए पैसिव फॉर्म ऑफ गेटिंग रिटर्न फ्रॉम योर म्यूचुअल फंड, एंड एसडब्ल्यूपी इज मोर ऑफ ए एक्टिव। वहां पे आप डिसाइड करते हो यार कि मुझे कितना चाहिए, कब चाहिए, उसको स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो। आईडीसीडब्ल्यू में आपके हाथ में नहीं है, फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कब और कितना डिविडेंड देना है, तो वो आपके हाथ में नहीं है। बट यस, डिविडेंड जरूर मिलेगा उसके अंदर, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट फ्रीक्वेंसी और क्वांटम आपके हाथ में नहीं है। सो फ्रेंड्स, विद दिस आज का डिस्कशन खत्म करते हैं। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इन टॉपिक को लेके, डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आई विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।